नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोज़मर्रा के अहवाल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। आज सबसे पहले बात बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में हुए बम धमाके की, जिसमें 1 दर्जन के करीब अफराद हलाक और 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। बलूचिस्तान में जारी इस कत्ल गारतगिरी पर मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इस शेर में बलूचिस्तान में लगी आग की तपिश का एहसास है और हैरान है लब बस्ता है दिलगीर है गुंचे की ज़बानी दास्तान अलम भी सुनाई दे रही है। वक्त की ऐसी ललकार है जिसमें खुदकुश हमलों और उन हमलों में हलाक हुए अफराद के अहले खाना के इज्तिमाई आह से आसमान का दिल भी फटता दिखाई दे रहा है। मगर यूं लगता है जैसे इस आहे नारीसा को शायद हुकूमती ऐवानों तक बारियाबी में अभी एक उम्र दरकार है, क्योंकि हुकूमत इस्लामाबाद में आराम फरमा रही है और बाकी वुज़रा सियासी लूटासाजी में मसरूफ हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ISI, MI और FC पर लोगों को लापता करने का इल्जाम है और पूरा बलूचिस्तान नो गो एरिया बना हुआ है। हर एक रूह में एक गम छुपा लगे है मुझे, ये जिंदगी तो कोई बद्दुआ लगे है मुझे। बिखर गया है कुछ इस तरह आदमी का वजूद, हर एक फर्द कोई सानिहा लगे है मुझे। आज पाकिस्तान के जो हालात हो चुके हैं उसमें वाकई लगता है कि ये जिंदगी कोई बद्दुआ लगे है। एक तरफ तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ दहशतगर्दी भी जारी है। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा नफ्सियाती अजियत में मुब्तला होता जा रहा है। लोग खौफ के मारे जहनी मरीज होते जा रहे हैं। कटी हुई लाशें, धड़ से गायब सर, और कहीं धड़ हैं तो कहीं सर नहीं, बाजू कटे, टांगे कटी हुई। ये हाल है आज के पाकिस्तानी मुआशरे का। हर शख्स एक खौफ में मुब्तला है कि पता नहीं उसे अगले रोज का सूरज देखना नसीब होगा भी या नहीं, क्योंकि दहशतगर्दों ने एक बार फिर बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में धमाका कर दिया, जिसमें 1 दर्जन के करीब अफराद हलाक और 2 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। ये धमाका चमन के मसरूफ शाहराह मॉल रोड पर एक मार्केट के बाहर पेश आया। चमन माल रोड पर एक जोरदार धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में छुपाया गया था। धमाके की जद में NF की गाड़ी भी आई जो उस वक्त वहां से गुजर रही थी। ये वो खून आलूद मंजर हैं जो पाकिस्तान के शहरियों के सामने मौजूद हैं। इसमें दुख और अलमियत की बात यह है कि हुकूमत की रिट कहीं नजर नहीं आ रही है। हुक्मरां जमात दहशतगर्दी की हर वारदात के बाद सिर्फ मुजम्मती बयान जारी करते हैं और जां बहक होने वालों के लिए इमदादी रकम का ऐलान करते ही नजर आते हैं। उसके बाद वजीर आजम से लेकर वजीर दाखिला और सूबाई वुज़राए आला तक मुख्तलिफ सेमिनारों, इजलासों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मुल्क की तरक्की के नारे बुलंद करते नजर आते हैं, या फिर दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बातें करके फारिग हो जाते हैं। चारों सूबों की हुकूमतें भी यही तर्ज अमल अपनाए हुए हैं। सब हथियारबंद गिरोहों से अमन की भीख मांगने में मसरूफ हैं। मन क़तला मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जिसने जानबूझकर मोमिन को कत्ल किया उसकी सजा जहन्नम है। ये सारे जहन्नमी हैं जो नेकी समझ के एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, नीचे दिखाने के लिए, अपनी शान के लिए, अपनी शोहरत के लिए। जिहादी ग्रुप के नाम पर फसाद करते हैं, लूटमार करते हैं, एक दूसरे की कत्ल करते हैं। हुकूमत वक्त पर लाजिम है, वो आने वाली हुकूमत हो, जाने वाली हुकूमत हो, के बाद पॉलिसी बनाए। बार बार ऐलान करते हैं कि हम आईनी हाथों से निपटेंगे, न जाने वो आईनी हाथ कौन से हैं, कहाँ से दरामद किए जाएंगे। हुकूमत कम अज कम बलूचिस्तान के उन इलाकों में, खास तौर पे कोयटा और उसके अतराफ में दहशतगर्दों को गिरफ्तार करे। वहाँ के नामवर लोग हैं जो कि
ہزارہ برادری اشراف کھل کر اعلان جنگ کرتے ہیں، وہ گرفتار کرے، ان کو قانون کے دائرے میں لے کر آئے. جب ایک بار قاتل کو سزا ملے گی تو لوگ جو ہیں آخر میں گھبرائیں گے. جب سارے قاتلوں کو آزاد کر دیا جائے گا تو کوئی قانون باقی نہیں بچے گا. پاکستان میں اب ہر شخص کسی غیبی مدد کے انتظار میں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں حفاظتی اہلکار تو ہیں لیکن شہری محفوظ نہیں، حکمراں تو ہیں لیکن کوئی نظام نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہر طرف دہشت و وحشت کا راج ہے. اب تو صرف عام شہری ہی نہیں بلکہ حکمراں جماعتوں کے لوگ بھی دہشت گردوں کی گولیوں کا شکار بن رہے ہیں. ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں اب حکومت کی نہیں دہشت گردوں کی رٹ قائم ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری سمیت تمام آئی جی اور دیگر افسران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی نااہلی کو تسلیم کریں. وزیر اعظم کراچی اور بلوچستان کے مسائل پر خاص طور پر توجہ دیں جہاں روزانہ قتل ہوتے ہیں. بین الاقوامی شہر کراچی ہے، روزانہ علماء قتل ہوتے ہیں، مستوں میں سانحہ ہو جاتا ہے، روئے آئے، چند تعزیت کرنے والے بیٹھے اور چلے گئے. ہم اپنے ساتھیوں کے غم میں شریک ہیں اور ہر میت ایسی ہے جیسے کہ ہمارے گھر کی موت، اور جب تک مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا جاتا ہم ہر سطح پر احتجاج کریں گے. پاکستان تشدد کی آگ میں مسلسل جل رہا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ گلی محلے سے لوگوں کی چیخنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں. ہر طرف رنج و غم کا ماحول پیدا ہو چکا ہے. اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر شہریوں میں خوف و ہراس اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل پا رہے ہیں، کیونکہ دہشت گردی کی اندھی گولی کسے اپنا شکار بنا لے کسی کو پتہ نہیں. لیکن جس طرح دہشت گردوں نے پاکستان کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی بے بس انتظامیہ ان دہشت گردوں کو روکنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے. انسانی آبادی کا نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہے. ہمارے معاشرے میں عام طور پر خاتون کو صنف نازک کہا اور سمجھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اس نصف انسانیت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. گھر کی زینت سمجھی جانے والی عورت کے لیے پاکستان جیسے قدامت پسند معاشرے میں عام تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ یہ چار دیواریوں کے اندر ہی اچھی لگتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی معاشرے میں خواتین کو کھلے ماحول میں سانس تک لینے کی آزادی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی ہر خاتون گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور ہے. تو آئیے آج اسی پر دکھاتے ہیں ایک رپورٹ. بلوچستان کی تہذیب کا شمار دنیا کی چند قدیم تہذیبوں میں ہوتا ہے. اس خطے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ صوفیاء کرام نے اسے اپنا مسکن بنایا تھا. حضرت بہاؤالدین زکریا اور حضرت شاہ رخ عالم کے ساتھ ساتھ خواجہ غلام فرید اور حضرت سلطان باہو جیسے صوفیاء کرام نے بھی امن کا درس دیا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور انسان کی بڑھتی ضروریات کی وجہ سے بلوچستان میں غربت نے اپنے پر پھیلا دیے اور آئے دن ہو رہے دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے بلوچستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ عدم تحفظ کا شکار ہوتا چلا گیا. اتنا ہی نہیں، معاشرے میں بدامنی اور انتہا پسندی کا سبب بھی بنتا رہا. ہمارے یہاں تو آپ ایک طرف اجازت دیتے ہیں، دوسری طرف جو شانہ بشانہ عورتیں چلنے کی کوشش کرتی ہیں انہیں آپ آوارہ قرار دے دیتے ہیں. تو عورتوں کے لیے دوہرا معیار ہے. مرد کچھ بھی کرائے اس کی غیرت نہیں ہوتی. عورت سے ایک غلطی ہو جائے، چھوٹی سی غلطی ہو جائے، پوری زندگی اس کو معاف نہیں کیا جاتا، پوری زندگی اس کو تانوں کی نظر کر دیا جاتا ہے. بلوچستان میں آج خواتین زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور ایک ساتھ جد و جہد کر رہی ہیں.
जिसमें वो न सिर्फ माशी बोझ उठा रही हैं बल्कि रवायती किरदार को भी बखूबी जिंदा रखे हुए हैं। उसके बाद भी खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक का बर्ताव रखा जाता है। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कम उम्री की शादी, जागीरदाराना निज़ाम, घरेलू तशद्दुद, गुर्बत, बेरोज़गारी, तालीम से महरूमी और दहशतगर्दाना वारदातें हैं। खौफ के साए में ज़िंदगी बसर करने वाली ख़वातीन तशद्दुद का शिकार बनने के बाद भी समाजी दबाव में आकर इंसाफ का दरवाजा नहीं खटखटा पाती, जिसका खामियाजा उन्हें जिंदगी से हाथ धोकर चुकाना पड़ता है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में खवातीन को बुनियादी तिब्बी सहूलियात से भी महरूम रखा गया और इसकी बुनियादी वजह यह है कि बलूचिस्तान को तिब्बी सहूलियात की फहरिस्त में सबसे आखिरी नंबर पर रखा गया है। पाकिस्तान में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 29 मिलियन औरतें हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 276 माएँ हर 1 लाख जिंदा पैदा होने वाले बच्चे पे अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे और मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स के मुताबिक बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दूसरे सूबों के मुकाबले में खवातीन की शरह अमवात सबसे ज्यादा है, क्योंकि बलूचिस्तान में 1 लाख हामला खवातीन में से 785 खवातीन हलाक हो जाती हैं, जबकि दूसरे सूबों में ये तादाद सिर्फ 272 के करीब ही पहुंचती है। आखिर क्यों इन्हें बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जाता है? हालांकि तिब्बी शोबे के ठेकेदारों की कड़ी नजर होने के बावजूद बलूचिस्तान में खवातीन की शरह अमवात में इजाफा हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्वेटा से लेकर बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में खवातीन डॉक्टरों का न होना है, क्योंकि दहशतगर्दाना वारदातों की वजह से खवातीन डॉक्टर बलूचिस्तान से नक़्ल मकानी कर चुकी हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह और तिजारती मरकज कराची गुज़श्ता कई बरसों से मैदान करबला बना हुआ है। आज वो शहर कराची कहाँ गुम हो गया जिसे उरूसुल बिलाद कहा जाता था। ये शहर हमेशा ही गरीब परवर रहा है, लेकिन उसको अपनी खिदमत के बदले में क्या मिला? गलाजत के ढेर, बंदूकों की गोलियां, लुटेरे, अगवाकार, नफरत फैलाने वाले सियासतदान और ऐसे मजहबी रहनुमा जिन्होंने उसका चेहरा मस्ख ही नहीं किया बल्कि लहूलुहान भी कर दिया है और इस हद तक बिगाड़ दिया है कि अब ये किसी भी प्लास्टिक सर्जरी से ठीक नहीं हो सकता। अगवा बराए तावान और लूटमार वहां अब आम बात हो गई है। कल तक जिस शहर में अरबों का कारोबार होता था, आज वहां दहशतगर्दों का राज है और कारोबारी तबका रोजी रोटी से महरूम होता नजर आ रहा है। न मरने वाले को पता है कि वो क्यों मर रहा है और ना ही मारने वालों को मालूम है कि वो क्यों दूसरों को मार रहे हैं। कराची में ना तालीम है, ना इस्तेकाम, ना सेहत की कोई सहूलत है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। आज कराची की सड़कें, मोहल्ले और गलियां नुहा कना है, लेकिन उनकी तकदीर बदलने वाला कोई नहीं। यही वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों सख्त बरहमी का इजहार करते हुए अपने रिमार्क में कहा है कि कराची को बनाने वाला कोई नहीं है। लोग आते हैं, जेब भरकर चले जाते हैं। इस शहर के लिए कोई कुछ नहीं करता। कराची पाकिस्तान का एक ऐसा शहर जहां हुकूमत तो है लेकिन हुकूमत की रिट कायम नहीं है। सिक्योरिटी तो है लेकिन दहशतगर्दों के सामने बेबस नजर आ रही है। यही वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क दिया है कि कराची को बनाने वाला कोई नहीं है। लोग आते हैं, जेब भरकर चले जाते हैं। शहर के लिए कोई कुछ नहीं करता। मुझे तो लगता है कि कराची के लोगों के साथ दुश्मनी है। इस शहर से सिंध हुकूमत
और लोकल बॉडी को भी दुश्मनी है। ये रिमार्क सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में बेंच ने शहर कायद में बिल बोर्ड से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान दिए हैं। इस समाअत के दौरान कराची में बिजली की लोड शेडिंग समेत मुख्तलिफ मसाइल और शहर की सूरत हाल के दीगर मामलात भी ज़ेर गौर आए, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया। द चैलेंजेस, जो हमारे चैलेंजेस हैं कराची, जिसमें पॉलिटिकल मिलिटेंसी है, जिसमें रिलीजियस मिलिटेंसी है, जिसमें सेक्टेरियन है, जिसमें लैंड की वजह से बहुत बड़े किलिंग्स वगैरह होती हैं, जिसमें नार्को है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम है, एक्सटॉर्शन है। इट्स अ वेरी वेरी टॉल ऑर्डर। कराची कहलाने को तो एक मेगा सिटी है, मगर इसे मेगा सिटी की सहूलियात से हमेशा महरूम रखा गया। इस शहर में जहां एक तरफ रोजाना अरबों रुपए का जायज कारोबार होता है, वहीं उससे कई गुना ज्यादा रकम नाजायज कारोबार में गर्दिश कर रही है। नाजायज माशी सरगर्मियों में सिर्फ जराइम पेशा अनासर ही मुलव्विस नहीं है, बल्कि इस कारोबार में सियासी जमातों के कारकुनान, इंतजामी इदारों के अहलकारों और मुख्तलिफ कल अदम तंजीमें शामिल हैं। इन सरगर्मियों में सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जे, मंशियात और जदीद असलहे का खुलेआम कारोबार, भत्ता, अगवा बराए तावान, बैंक डकैतियां और फिरका वाराना बुनियादों पर मुखालिफिन की टारगेट किलिंग जैसे जराइम शामिल हैं। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ हिस्सों पर सियासी कब्जे के लिए मुखालिफ सियासी जमातों के कारकुनान का अगवा और कत्ल भी जारी है। वैसे तो यहाँ का कारोबार वगैरह भूखे मरना शुरू हो गया। अब तो हालात इस नैच पे पहुँच गए हैं कि हो सकता है कि कोई थैला दूध का ले जा रहा हो तो वो छीनने लगे लोग, क्योंकि गुर्बत ऐसी हो गई है और हालात ऐसे हो गए। तो क्राइम तो बढ़ेगा, लेकिन क्राइम बढ़ रहा है उसके लिए ये जो जितने जो हमारे एहसास इदारे हैं या पुलिस है या कुछ है, ये कहाँ है, क्यों नहीं कर रही इसको कंट्रोल? कराची शहर जो कभी दारुल हुकूमत हुआ करता था, एक डिक्टेटर ने उसको अपनी अना और खुद पसंदी की भेंट चढ़ा दिया। इस शहर को किसी भी हुक्मरान जमात ने अपना नहीं समझा। वो दिन ख्वाब हुए जब इस शहर की रातें भी जागती थीं और जिंदगी की रानाइयों से भरपूर शहर के बासी बाहम मोहब्बत व यगांगत के साथ न सिर्फ रहते थे, बल्कि जीने का लुत्फ भी उठाते थे। लेकिन अब तो जीना भी एक सजा बन चुका है। तकरीबन 12 से 14 बरसों से जारी टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और बदअमनी ने इस शहर की तरक्की के अमल को रोक दिया है। सियासी मसलहतों के बाइस जराइम पेशा गिरोहों और ताकतवर माफिया ने शहर को यरगामाल बना दिया है। रियासत की रिट कायम करने के लिए गुज़िश्ता हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के ताउन से कराची में रेंजर्स और पुलिस के जरिए टारगेटेड ऑपरेशन शुरू कर रखा था, जिसके बाइस टारगेट किलिंग के वाकयात में किसी हद तक कमी भी देखने में आई थी। लेकिन इमरान खान की हुकूमत क़याम अमन की रंगीन पतंग लुटने के चक्कर में अवाम से किए गए वादे को ही भूल गए। उन्हें अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की कोई परवाह ही नहीं। आज भी रोजाना की बुनियाद पर कराची में 5 से 7 अफराद टारगेट किलिंग का शिकार बन रहे हैं। कराची की सूरत हाल तो ऐसी है कि अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगल का कानून हो गया है। हर आदमी एक दूसरे को लूट रहा है, घसीट रहा है। पाकिस्तान में अगर कोई भी हुकूमत आ सकती है और कोई मार्शल ही चल सकती है, जो हमारे लिए जमहूरियत है। मार्शल की हुकूमत हमारे लिए जमहूरियत है, वरना हमारे लिए जमहूरियत बेकार है। किसी काम की हमारी जमहूरियत नहीं, जिसमें कत्ल गारत हो रहा हूँ, रोजाना 10-20 आदमी मर रहे हो, इसका कोई पुरसाने हाल ना हो। इस मुल्क का तो अब अल्लाह ही हाफिज है। इस वक्त हालात जिस नेहज पर जा चुके हैं, अगर वही हालात जारी रहते हैं तो न सिंध में पायदार तरक्की की तवक्को की जा सकती है और न ही कराची समेत पूरे सूबे में अमन की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आखिर कब तक सिंध और उसका दारुल हुकूमत कराची इसी तरह बदअमनी का शिकार और लहू में नहाता रहेगा? जिस दिन कराची के हालात ठीक होंगे,
उस दिन ना कराची होगा और ना कराची वाले। पिछली हुकूमत तो चलो ना अहल थी, ना लायक थी। अब तो नई मरकजी हुकूमत बरसरे इक्तदार है, उसके पास ताकत भी है, लेकिन उसके बाद भी वो कराची की बिगड़ती सूरत हाल का कुछ मदावा नहीं कर पा रही है। कराची एक ऐसा पैमाना है जिससे पूरे पाकिस्तान की बदहाली मापी जा सकती है। सियासी क़यादत पिछली थी या मौजूदा, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते रहे। जिस दिन कराची नॉर्मल हो गया, समझो पूरा पाकिस्तान नॉर्मल हो जाएगा। और अगर कराची में गुलाब इसी तरह मसले जाते रहे तो ये उरूसुल बिलाद एक दिन उजड़े दियार में तब्दील हो जाएगा और किसी को एहसास तक न होगा। और अब बात पाकिस्तान में तालीम और तालीमी इदारों की खस्ता हाली की। पाकिस्तान की तारीख में ये रिवायत तो आम रही है कि हर आने वाली हुकूमत ये ज़रूर कहती है कि हमारी अव्वलीन तरजीह तालीम होगी, लेकिन ये बातें सिर्फ दावों और वादों तक ही महदूद होकर रह जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत का तालीम के तई जो रवैया है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में सिर्फ तालीम नाम के अल्फाज ही रह जाएंगे, तालीम कहीं नजर नहीं आएगी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले अवाम से जो वादे किए थे उनमें पाकिस्तान में यकसा कौमी निसाब का निफाज भी शामिल था, लेकिन आज 2 साल गुजर जाने के बाद भी इस मंसूबे पर काम शुरू नहीं किया जा सका है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, माहिर तालीम इस पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सरकारी स्कूल में दाखिल होने वाली तालिबात की तादाद का महज 5वां हिस्सा ही 5वीं जमात तक तालीम हासिल कर पाता है। इसी पर पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। स्कूल की वर्दी पहने, हाथों में बस्ते लिए, स्कूलों की जानिब कदम बढ़ाते इन बच्चों को जरा गौर से देखिए। ये रोज घर से स्कूल का सफर तय करते हैं, न जाने कितने ही ख्वाबों और उम्मीदों के साथ। ख्वाब एक मुहज्जब शहरी बनने का, ख्वाब एक कामयाब इंसान बनने का, ख्वाब आसमान छू लेने का, और उम्मीद सिर्फ घर ही नहीं पूरे मुल्क को रोशन करने की। मगर अफसोस, शायद इनके ये ख्वाब कहीं ख्वाब बनकर ही ना रह जाएं, क्योंकि पाकिस्तान और ख़ासकर कबायली इलाकों में तालीम की जो सूरत हाल है, उसके हवाले से गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सरकारी स्कूल में दाखिल होने वाले तलबा की तादाद का महज 5वां हिस्सा ही 5वीं जमात तक तालीम हासिल कर पाता है। दी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जानिब से भी गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तालीम के हालात काबिले रहम हैं। क्या ये स्कूल है? कहाँ है आपके वादे, कहाँ है आपके दावे, कहाँ है आपके नारे? गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऐसी कोई अफसर अफजाई नहीं हुई है जिसे नोट किया जा सके। बिल्डिंग की वो जो मसमार हो चुके हैं उनको सेटल भी नहीं किया गया है, नक्शे या दूसरे काम की या नए सिरे से काम करने की कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ये बहुत ही अजीब किस्म की रवैया है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लोगों के साथ। मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि उन लोगों को चाहिए कि यहाँ की सर्वे करें। यूं तो पाकिस्तान में तालीमी शोबा हमेशा से एक कमजोर पहलू रहा है, और इसका खामियाजा न जाने कितने ही पाकिस्तानी बच्चों को उठाना पड़ा है। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि नई हुकूमत की बहाली के बाद सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार लाया जाएगा और तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
रिपोर्ट के मुताबिक मजमुई तौर पर 73% तालिबे इल्म, जिसमें से 69% लड़के और 79% लड़कियां, तालीम के इब्तिदाई साल में ही स्कूल से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। मिडिल और सानवी तालीम की सूरत हाल भी इंतहाई अबतर है और इस सतह पर लड़कियों की तालीम से किनारा कशी इख्तियार करने की शरह 50% है। दूसरी जानिब अस्करियत पसंदी से मुतासिरा शुमाली वजीरिस्तान में तालीम छोड़ने की शरह 63% है, जिसमें लड़कियों का तनासुब 73% है, जो कबायली इलाकों के 7 अजला में सबसे ज्यादा है। कबायली इलाका जात में 5890 सरकारी स्कूल मौजूद हैं, जिनमें दाखिल होने वाले तालिबे इल्मों की तादाद 6,77,157 है। 152 का स्कूल है, जो कि बनने के बाद आज तक इसकी कोई मरम्मत, कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है इतना अरसा गुजरने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि वक्तन बवक्तन इसका देखभाल करे, लेकिन किसी ने कोई इक़दाम नहीं उठाया। अगर इक़दाम उठा भी ले लिया सो अब उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ है। ये जो आबादी यहाँ पढ़ने आती हैं उससे महरूम न करें, बल्कि इस बिल्डिंग को जितना हो सके जल्द से जल्द इसको बना दें। रिपोर्ट में तालीम की सूरत हाल के साथ स्कूल की बदतर हालत के बारे में भी आगाह किया गया है, जिसमें ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किसी तरह की कोई सहूलियात मयसर नहीं है। वहाँ बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने पर मजबूर हैं। कहीं कहीं स्कूल की इमारत तो है, लेकिन इमारत में माकूल कमरे नहीं। यहाँ तक कि कुछ स्कूलों में तो बच्चों के पीने के लिए पानी, बैठने के लिए फर्नीचर और बैतुल खला तक मौजूद नहीं है। सरकारी स्कूलों में ना ही किसी तरह की सहूलियात हैं और ना ही जदीदियत के दौर से मेल खाती तालीमी सहूलियात। ऐसे में तालीम हासिल करना इन बच्चों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। बच्चों को हम जो है पढ़ाते हैं, ना हमारे पास कोई सहूलत है, ना बिल्डिंग है, ना वाशरूम वगैरह, वो तो बाद की चीज़ें, गैस बिजली वगैरह, तो पानी तो जब पहले बिल्डिंग नहीं होगी। बाकी जो गरीब गुरबा लोग हैं, अभी भी इस टाइम भी हमारे पास जो है 100 से 140 इतनी तादाद अभी भी मौजूद है। किसी भी मुल्क के वजूद को पहचान तब मिलती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो। यही वजह है कि मुल्क का मुस्तकबिल कहे जाने वाले बच्चों की तालीम पर तवज्जो देना बेहद जरूरी होता है, लेकिन पाकिस्तानी बच्चों के लिए ऐसी कोई कोशिश नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान और फौज के बीच जंग की वजह से भी यहाँ के लोगों के अलावा तालिबे इल्मों की जिंदगी तार तार होकर बिखर चुकी है। ये सभी लोग खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दहशतगर्दी के खौफ की वजह से वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर खासे परेशान हैं। इससे न सिर्फ बच्चों का बल्कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी खतरे में है। इसके साथ ही हमें तर्ज़ हयात के शुमारे को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज़ हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब। मन की